whenever you talk about short transmission line, so one thing that you need to keep in mind, by I'm not taking my capacitor into consideration. Whenever you talk about short transmission line, तो admittance कम होता है उस हिसाब के आपका जो current होगा that will be zero. तो आप you don't need to consider your capacitance part. Capacitance part नहीं है तो you what you have कि I have only my R and L in of my line. उसी चीज को कंसिडर करके वी हैड ड्रॉन अ फेजर डायग्राम. ये है मेरा इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज माय फेजर डायग्राम. तो यहाँ पे मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था विद व्हाट आई हैड ड्रॉन माय फेजर डायग्राम विद कीपिंग माय IR एज एन रेफरेंस पार्ट. ठीक है. सो IR को रेफरेंस लेके वी हैड ड्रॉन दिस फेजर. ये फेजर ड्रॉ करने के बाद वी हैड ऑब्टेन कि भाई एक लैगिंग पावर, लैगिंग लोड की जब हम बात कर रहे हैं तो लैगिंग लोड के लिए वी हैड ऑब्टेन द इक्वेशन दैट इज VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IR cos phi r plus IR into X sin phi r. So this particular equation was obtained for my lagging load. Now suppose you have a leading load consideration, तो leading load के लिए एक और पॉइंट था कि लीडिंग लोड के लिए आपका जो ये इक्वेशन होगा तो उसमें जस्ट वी नीड टू पुट अ माइनस साइन ओवर हियर एंड दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इट ऑलरेडी कि भाई ये लीडिंग लोड का इक्वेशन कुछ यहाँ पे ऐसा आ रहा था. ठीक है. नाउ व्हाट यू नीड, ये पर्टिकुलर इक्वेशन से व्हाट आई एक्चुअली, just a second, sir. Yeah, I'm having a call from sir. So, what we actually needed to find कि भाई मुझे regulation find out करना है. What is my voltage regulation? तो voltage regulation हमने last class में पढ़ा था कि the difference between this VS minus VR divided by considering my reference, considering my receiving end voltage. तो मुझे VS minus VR चाहिए था. तो from ये particular equation से I had obtained my VS minus VR. ठीक है. ये that came out to be IR into cos phi r plus IR into sin phi r. ये चीज है. Now एक चीज याद रखनी है that when you talk about my short transmission line तो मेरा receiving end voltage on no load condition क्या होगा, it will be equal to my VS. तो उस हिसाब से VS जो यहाँ पे जो भी equation हम लोग डाल रहे हैं तो VR dash is equals to, this is on my no load condition and this is my load condition. तो no load condition पे VR dash को माना जाएगा as term as VS and this VRL it is my VR. इसी चीज को हमने यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में डाला है. Now this particular equation represents my voltage regulation at a lagging load. उसके बाद what we did was कि IR divided by VR उसको हमने VR के टर्म्स में डाल दिया. तो this is nothing but my per unit resistance and this is my per unit reactance. ठीक है. Now voltage regulation, what I need voltage regulation in terms of leading load अगर मुझे चाहिए होगा तो leading load के लिए मेरा ये एक इक्वेशन है. फाइन. लीडिंग लोड के लिए इक्वेशन आ रहा है IR cos phi r minus IX sin phi r divided by VR. ओके. नाउ व्हाट यू नीडेड सम जीरो वोल्टेज. अगर मुझे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की बात करनी है दैट मींस अगर मैं यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी, मुझे एक पाई आर का इक्वेशन मिलेगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ R by X. वी हैड डन अप टिल हियर. नेक्स्ट एक और चीज हमने जो रिवाइज की मतलब लास्ट क्लास शॉर्ट ट्रांसमिशन टाइम लाइन में डिस्कस किया था दैट वाज मैक्सिमम वोल्टेज. मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मुझे मिलने वाला है. नाउ दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू कैन सी दैट ओनली माय phi r इज एन वेरिएबल क्वांटिटी. so I'm going to we'll do a derivation of voltage regulation with respect to phi r. ये phi r के साथ equate to 0 क्या. Here I'm getting the angle phi r that is in terms of tan inverse x by r and this particular part is for my lagging load. ओके. ना ये कुछ हमने ट्रांसमिशन लाइन को टू पोर्ट नेटवर्क में हमने कुछ पढ़ा था. आई वोंट रिवाइज इट अगेन. विल सिंपली गो ऑन अ डिफरेंट टॉपिक. ना जो वेक्टर डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर अप किया था दैट वाज डन विद रिस्पेक्ट टू IR एज एन रेफरेंस क्वांटिटी. इसको मैंने रेफरेंस मार्क करके लिया था. नाउ दिस पर्टिकुलर फेजर डायग्राम वेक्टर डायग्राम इज नथिंग बट टेकिंग माय वोल्टेज एज एन रेफरेंस और उसके साथ मैंने draw किया है what is my VS and what is my IR. You know that if my voltage is lagging, so for a lagging load my IR is a lagging quantity तो phi r के साथ lag कर रहा है. उसके बाद let us draw this equation. जो equation हमने पहले लिखा था ये वाला equation, इसी equation को मुझे plot करना था and this is my vector diagram. Now आगे जब हम आप लोगों ने देखा होगा that whenever you are doing the numerical part तो let us see कि इस particular equation को हम complex form में कैसे डिनोट कर सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे करेंगे
कि it is often convenient and profitable to make line calculation in complex notation. Okay, why? Because हमारे पास complex notation की बात करें तो we have phi r, r, delta, सब equation सब angles हम easily find कर सकते हैं in terms of cos and sin. ठीक है. Now taking VR as a reference phasor, चलो let us take VR as a reference phasor, ये हमने देखा है. Now it is clear कि that Vs is the phasor sum of what? Vs क्या phasor, Vs का phasor sum हमने अभी क्या लिखा? तो Vs का phasor sum अगर मैं इसको IRZ के टर्म मतलब IZ के टर्म्स में लिख सकती हूँ आराम से, because Z is nothing but R plus JX, इसी के टर्म्स में मैं डाल सकती हूँ. IR is an common part, Z को मैं assume कर लेती हूँ. So simple, इसका जो भी दिस पर्टिकुलर VR है और इसको मैंने IRZ मार्क कर दिया है, तो इसका मतलब नोटेशन फेजर एडिशन क्या होगा? तो आई ऑब्टेन माय VS. तो बस ये है मेरा फेजर, एक मेरा सिंपल सा फेजर आ गया. नाउ व्हाट इज माय VR? तो VR इज व्हाट? अगर ये मेरा रेफरेंस पार्ट है, इट इज नॉट हैविंग एनी इमेजिनरी पार्ट, तो उसको अगर मैं मैग्नीट्यूड में डाल रही हूँ तो इट इज नथिंग बट VR. IR क्या, I क्या है यहाँ पे? तो कैन यू सी माय I? तो I इज व्हाट? अगर मैं I का एंगल लूँ दैट इट इज एन लैगिंग एंगल, तो आई कैन सिंपल से मैग्नीट्यूड उसका ये आ रहा है एंगल ऑफ माइनस फाई आर. तो अगर मुझे उसको कॉम्प्लेक्स नोटेशन cos एंड फाई के टर्म्स में डालना है तो इट इज नथिंग बट I into cos फाई आर माइनस J sin फाई आर. आई होप अप टिल हियर इट इज क्लियर. आई नीड टू रिप्रेजेंट माई Z. तो Z मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. Z इज इक्वल टू J XL. आई कैन से XL बिकॉज आई एम नॉट हैविंग माई कैपेसिटेंस पार्ट. So this is it. Z is equals to R into JXL. Now let us do, what we'll do is कि ये जो Z है ना, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. Because why? We know that VS is nothing but the phasor. VS is nothing but a phasor sum of VR plus this is sorry I into Z. I have VR. VR को तो मेरे पास मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के टर्म्स में डाला है. I have my I और मेरे पास I भी है मेरे पास, तो I का टर्म भी कैसे? I का टर्म है cos phi r minus J sin phi r. Okay, I have my Z R plus J XL. I'm just substituting it. Next that comes out is कि ये वाला कुछ इक्वेशन आ रहा है. What that equation is? यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये मल्टीप्लाई किया गया है, ये इक्वेशन IR इन इस चीज को मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर हैविंग सम इक्वेशन, तो वो इक्वेशन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है? दैट VR प्लस IR cos phi r प्लस J XL sin phi r. दिस पर्टिकुलर पार्ट we can say that this is my real quantity, and ये बोल रहे हैं हम इसको एक imaginary part बोल सकते हैं because we have J XL cos phi r minus JIR sin phi r. Let's take the magnitude. अगर हमने magnitude लिया है तो magnitude का टर्म कैसे डिफाइन हो रहा है? VR plus IR cos phi r plus I XL sin phi r the whole square plus I XL cos phi r minus IR sin phi r the whole square. Now the second term under the root is quite small. This particular term is very much small अगर देखने जाए, and so it can be actually neglected. अगर हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट माय फाइनल एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IR cos phi r प्लस JXL sin phi r. यही हुआ. इस चीज को हमने यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट किया था VS इज इक्वल्स टू VR. ये एक सिंपल नोटेशन था. अगर कॉम्प्लेक्स टर्म में अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये है मेरा इक्वेशन. एनी डाउट अप टिल हियर? दिस इज माय नोटेशन इन माय कॉम्प्लेक्स फॉर्म. VS को मैंने ऑब्टेन किया था, क्या था? VS इज इक्वल्स टू VR प्लस IR R प्लस क्या था यहाँ पे? JIR into XL. और आई गेस वी वर नॉट हैविंग J फॉर्म हमारे इसमें नहीं था. No, J was there. Okay, fine. J is there. Is it okay? I can say that this particular formula actually gives a correct result कि भाई ये मेरा lagging load consideration है. तो अगर lagging load है तो ये मेरा plus sign है. ठीक है. This actually represent a मतलब ज़्यादा suitable है. Even this part is clear. Any problem up till here कि भाई मैंने यहाँ पे कैसे solve किया, कैसे क्या किया? सिंपल एक रेफरेंस लोड लिया था हमने, मतलब रेफरेंस VR को रेफरेंस कंसीडर करके ड्रॉ किया है, एंड इट इज नथिंग बट द फेजर सम. VS का फेजर सम VS इज व्हाट? अ फेजर सम ऑफ VR एंड IRZ. उसी को हमने सिंपली यहाँ पे डिनोट किया है. इसी फेजर को मैंने डिनोट किया और सारे इक्वेशन सब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए एंड आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल जो मैंने लास्ट क्लास आपको दिया था, बट यू पीपल वर नॉट एबल टू सॉल्व इट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. नोटेशन क्या दिया है, मतलब इक्वेशन आपका न्यूमेरिकल कैसे क्या है कि अ सिंगल फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर्स अ पावर ऑफ 1100 किलोवाट
and at 33 kV at power factor 0.8 power factor lagging. You can see that this is my lagging power factor. The total resistance and inductive reactance of the line is 10 ohm and 15 ohm respectively. What we need to find out, sending end voltage. So let us first mark. We need to find out this part. Sending end power factor. We need to find phi s and the transmission efficiency. Okay, चलो efficiency की बात भी आई गई है, तो let us will find it out. What we are being given, what is the data that is being given? तो data मुझे दिया गया है कि 0.8 power factor lagging आ रहा है. चलो भाई 0. power factor 8 में lagging आ गया. I have been given R का value है 10 ohm, XL का value है 15 ohm. What is my receiving end voltage? तो receiving end voltage है VR is equals to 33 kV. Okay. Now you have power कितना दिया है? Okay. But we have power, we have voltage, we have power factor. Can you find out the current? Because actually हमें already पता है P is equals to VI. This is a single phase overhead transmitter. So we will simply write VI into cos phi. Can you find out I? चलो what will be my I? Just let me know. I का value बता दो. जब भी बैठो प्लीज ट्राई टू ये अभी की जितनी भी क्लास होगी प्लीज टेक सम नोटबुक्स विथ यू ताकि कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए इजी हो जाए. कैलकुलेटर एंड नोटबुक इज अ मस्ट व्हेन यू सिट टू डू दिस न्यूमेरिकल्स पार्ट. Okay, fine. Here you get 41.6 ampere. Okay. Now आप लोगों ने देखा है कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन में आई एम हैविंग व्हाट Vs is equals to VR. I'll write this equation here only. Vs is equals to VR plus IR. क्या है वो इक्वेशन? कैन एनीवन टेल मी? IR cos phi r plus IXL sin phi r. ये इक्वेशन में वी आर हैविंग एवरीथिंग. वी आर हैविंग आई आल्सो. अभी तो हमने आई भी हमें मिल गया है. वी हैव एवरीथिंग. लेट्स फाइंड आउट फाई आर. यू नो cos phi r का वैल्यू दिया गया है कुछ 0.8. ठीक है. कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज माय sin phi r? ये रहा sin phi r. क्या होगा? पहले तो मुझे phi r का वैल्यू है वो दिखा दो. व्हाट इज माय phi r? cos phi r is equals to 0.8. तो उस हिसाब से व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ phi r? अरे बाबा सिंपल सा phi r का पहले वैल्यू दे दो ना. कितना है? व्हाट इज माय phi r? cos इनवर्स ऑफ 0.8 क्या होगा? This value is coming out to be, sorry, this particular value is coming out to be 36.86. ये phi r का वैल्यू. sin phi r क्या होगा? sin of 36 point this ये कुछ आ रहा है 0.6. कैलकुलेटेड. चलो मिला आंसर? हेलो. चलो आगे बढ़े कि अभी तक वहीं पे हो? हेलो. वेरी गुड. आज बोला था ना न्यूमेरिकल्स का सेशन करना है करके. सौरभ, व्हाट इज द आंसर?
हेलो, just a second, someone is joining the class. सौरभ है कि नहीं है? ओके, यू पीपल फाइंड आउट द आंसर, बाद में कैलकुलेशन करके बैठो। मैंने यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कर दिया है। तो हाँ, तो साइन पाई आर का वैल्यू आ रहा है 0.6। ठीक है, नाउ बेसिकली दिस इज माय sending and मतलब this is my short transmission line. We are assuming that this is my short transmission because मेरे equation part में दिया गया है कि this line is having inductive reactance and total resistance दिया गया है. So I'm assuming that this is my short transmission line. So let us draw the phasor diagram. तो phasor diagram draw करने के लिए मुझे चाहिए क्या होगा? I'm simply taking my VR as a reference phasor. तो अगर मैंने VR का reference phasor लिया है, previous phasor diagram जैसे draw किया, the same thing we are going to draw over here also. तो अगर VR मैंने reference phasor लिया है, तो अभी अभी जो हमने complex notation में यहाँ पे क्या देखा कि let us see कि ये phasor diagram से इतना तो clear हो गया कि भाई मेरा total VS जो भी होने वाला है, sending end voltage जो भी होने वाला है, that is the phasor sum of what VR and IZ. ठीक है, तो what you need actually कि अभी मुझे इसका थोड़ा in let us represent this in particular some complex notation. तो हम क्या करेंगे, VR, तो VR का अगर वेक्टर कुछ लिया है तो मैंने उसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना था, तो VR प्लस j ओमेगा, इट इज नॉट हैविंग एनी इमेजिनरी पार्ट मेरा जीरो है। तो लेट अस फाइंड आउट। तो VR मुझे ऑलरेडी दिया गया है, इट इज 33, मैंने यहाँ पे लिखा है 33 किलोवाट। ठीक है, नाउ I, अभी I का वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए मुझे I क्या मिलेगा, बिकॉज आई नो I इज नथिंग। I को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करना है तो मैग्नीट्यूड और उसका कुछ एंगल, तो यहाँ पे एंगल क्या है, इट इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ फाई आर, तो उसी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया I इंटू कॉस फाई आर माइनस जे साइन फाई आर। सो आई हैड आस्क्ड यू टू फाइंड आउट साइन फाई आर। तो लेट अस फाइंड आउट कि भाई ये इक्वेशन मैंने अगर सब्स्टिट्यूट करी तो I का वैल्यू कुछ आ रहा है 33.33 माइनस जे 25। I'm expecting this कि after the class get over, you are going to do this numerical, मतलब ये solve करने वाले हो आप लोग। Okay, now I have got the value of I, मेरे पास VR का वैल्यू आ गया है। I have the value of Z also, Z मुझे दिया गया है 10 plus J 15 ohm. Okay, I'm just substituting. Why? Because I can see from this particular phasor diagram कि VR और IZ का phasor जो भी sum होगा, that is nothing but my VS. So my sending end voltage is VS is equals to VR plus I into Z. I'm only substituting this. अभी अगर मुझे इसका ये पर्टिकुलर ये जो है ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VS वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करो तो ये कुछ 33.709 वोल्ट का आंसर आ रहा है। नाउ अगेन फिल नीड टू फाइंड आउट कि भाई अगर मुझे इक्वेशन में क्या दिया गया है कि भाई मेरा सेंडिंग एंड पावर फैक्टर क्या है, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर मुझे कहाँ से मिलेगा, लास्ट क्लास मैंने करवाया था सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। सेंडिंग एंड पावर फैक्टर मीन्स व्हाट कि ये जो VS है और I के बीच में जो भी एंगल मेरा मिलने वाला है दैट इज नथिंग बाय माय फाई एस। तो फाई एस आई सिंपली राइट इट डाउन, एंगल बिटवीन VS एंड I, दिस इज माय सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। वही होगा कॉस, अगर हम कॉस फाई की बात करें तो वही इक्वेशन आ रहा है, बिकॉज अभी मुझे क्या चाहिए है कि आई एम हैविंग दिस वैल्यू, फाई आर का वैल्यू तो है मेरे पास, ठीक है फाई आर का वैल्यू हमने कुछ यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया था, बट आई नीड टू फाइंड आउट कि भाई व्हाट इज माय एंगल, ये पर्टिकुलर एंगल क्या है, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ डेल्टा डिनोट किया है, दैट इज द एंगल बिटवीन VS एंड VR। अगर मुझे VS एंड VR का एंगल फाइंड आउट करना है तो इट इज नथिंग बट ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ VS जो मुझे मिला है ना, ये VS, तो उसी का 10 इनवर्स कर देते हैं, इसी का 10 इनवर्स करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगा, तो 250 डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो आई एम गेटिंग 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 0.42 डिग्री। प्लीज कैलकुलेट एज सून एज द क्लास गेट्स ओवर। तो यहाँ पे फाई एस इज नथिंग बट यू कैन सी फाई एस इज नथिंग बट अल्फा प्लस फाई आर। तो फाई एस सेंडिंग एंड पावर फैक्टर is equals to alpha plus phi into r. Phi r I'm already having, phi alpha को मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो ये कुछ आंसर आ रहा है। ओके, नाउ सेंडिंग एंड ये है सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल।
please don't get confused. This is angle between Vs into S. This is sending end power factor angle. तो मुझे अगर सेंडिंग एंड पावर फैक्टर पूछा जाए तो क्या होगा? P सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, तो वो होगा cos phi s इज इक्वल्स टू, तो इसी चीज का cos phi s अगर मुझे लिखना है तो cos phi s का एंगल कुछ आ रहा है, तो इट इज 0.7956. दिस इज अ लैगिंग पावर फैक्टर एंगल. ओके, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट माई लोड इज एन लैगिंग लोड. ठीक है, दो चीजें मिल गई आपको. Vs मिल गया मेरा भाई, हाँ Vs यहाँ पे आ गया. सेकेंड चीज है मेरा सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, भाई सेंडिंग एंड पावर फैक्टर भी ऑब्टेन हो गया. द थर्ड पार्ट कम्स हियर टू बी माय ट्रांसमिशन एफिशिएंसी. तो अगर मुझे एफिशिएंसी चाहिए होगी तो एफिशिएंसी यू पीपल नो कि भाई पावर डिलीवर्ड डिवाइडेड बाय माय पावर सेंड. ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड कितना है, पावर सेंट मेरा क्या होगा, पावर डिलीवर्ड हो रहा है कितना, तो इट इज, ये हमें दिया गया है कुछ 1100 किलोवाट. नाउ पावर सेंट क्या होगा, तो इट इज इंक्लूडिंग वट एवर माई पावर डिलीवर्ड प्लस माई लॉसेस. लॉसेस क्या है मेरे, आई स्क्वायर इंटू आर. सिंपल, आई का वैल्यू हमने यहाँ पे कुछ ऑब्टेन किया था. वेर इज माई आई, आई हम यहाँ पे हमने कुछ लिया था 41 पॉइंट समथिंग. तो आई मल्टीप्लाइड बाई आर इज 10. तो दिस इज माई दिस मच अमाउंट ऑफ this will be my losses in my circuit. ठीक है, so this is my पावर सेंट. तो ये एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए पावर सेंट भी मेरा आ गया, पावर डिलीवर्ड भी है. तो दिस इज माय 98.44. दिस इज माय एफिशिएंसी ऑफ माय सिस्टम. ठीक है, अभी Vs और phi s का कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका ये है, जो हमने यहाँ पे क्या देखा है, कहाँ पे किया था, कि हमारे पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं. तो लेट्स सी कि अप्रॉक्स कैसे कर सकते हैं. तो आपके पास Vs का इक्वेशन डायरेक्टली हम लोग कैसे डाल सकते हैं कि Vr है हमारे पास, Ir भी है और cos phi r का वैल्यू है 0.8, XL भी है, I भी है. तो ये सारे इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, और ये जो इक्वेशन मुझे ये जो मेरा Vs का वैल्यू मिला उसके हिसाब से आई कैन इजीली कैलकुलेट माई cos phi s. ठीक है, सो दिस इज एन अल्टरनेट मेथड. इफ यू डोंट डू रिफर दिस आल्सो इट इज ओके, बट ये है एक सिंपल तरीका टू solve a numerical based on your short transmission line. ठीक है, any problem, I'll give you 2 minutes, just check out any problem up till here, do let me know. यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ भी गड़बड़ हो रही है प्लीज मुझे बता दो, I'll explain it to you. This is an important part. Just I'll give you 2 minutes, just go through it. Okay, shall we proceed further? I hope this is clear to you people. Okay, चलो. नाउ लेट अस एक सिंगल फेज सिस्टम का ही बात करते हैं. सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन ही है हमारे पास. एक अनदर न्यूमेरिकल है, दिस वन इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग वन. व्हाई आई एम गोइंग थ्रू न्यूमेरिकल्स, बिकॉज डूइंग न्यूमेरिकल इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट. जब आपको ट्रांसमिशन लाइन की बात की जाए तो न्यूमेरिकल इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. और मीडियम जैसे in short transmission line calculating ABCD parameters was easy, but when you talk about medium transmission line तो वहाँ पे आपके पास होगा कुछ nominal pi method, T method.
सो वहाँ पे आपके ABCD पैरामीटर्स थोड़े डिफिकल्ट, मतलब थोड़े डिफिकल्ट नहीं, बट once you study it, it is an easier part. Okay, so let's get started with another numerical. What is the numerical saying? What is the maximum length in kilometers for a single phase transmission line having copper conductor of 0.775 centimeter square, cross section over which 200 kilowatt at unity power factor and 3300 volt are delivered. Efficiency is 90%. Take specific resistance as 1.725 ohms per centimeter. क्या दिया है आप लोगों को? रिसीविंग एंड पावर दिया है, पी का वैल्यू दे दिया है 200, एफिशिएंसी दे दी है. ओके, तो अगर आपको रिसीविंग एंड पावर फैक्टर दिया है और आपको एफिशिएंसी दिया है, कैन यू फाइंड आउट माय सेंडिंग एंड पावर फैक्टर? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ओके, तो ये है मेरा सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, और रिसीविंग एंड पावर फैक्टर के हिसाब से आई कैन गेट 2000, मतलब ये 200 डिवाइडेड बाय 0.9, तो आपको कुछ आंसर मिल रहा है आपका सेंडिंग एंड पावर. नाउ व्हाट इज माय लाइन लॉसेस? लॉसेस भी तो चाहिए होंगे मुझे. लॉसेस क्या आ रहा है? तो सेंडिंग एंड पावर माइनस में रिसीविंग एंड पावर, तो आई एम गेटिंग माय लॉसेस. नाउ व्हाट यू हैव, आपको एक वोल्टेज भी दिया गया है. वोल्टेज, हाँ भाई मेरा वोल्टेज भी कुछ दिया गया है. आपके पास पावर का वैल्यू है. कैन यू कैलकुलेट द लाइन करंट? यूनिटी पावर फैक्टर अज्यूम किया गया है. ये देखो cos फाई यहाँ पे कुछ दिया गया है यूनिटी, तो हम सिंपल्स क्या, वी आई cos फाई, आई का वैल्यू p डिवाइडेड बाय क्या होगा? ओके, व्हाट इज द आंसर? हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है. So your answer of this current is something 60.6 ampere. Now let R be the resistance of one conductor. ठीक है, तो हमें पता है कि हम लाइन लॉसेस कैसे निकालते हैं. सी, यह एक चीज आपको याद रखनी होगी कि अगर सिंगल फेज लाइन है तो व्हाट विल बी सिंगल फेज सिस्टम दिया गया है. दैट मींस एक कंडक्टर, यहाँ पे इन्होंने एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस अज्यूम किया है टू बी आर. तो व्हाट वी हैव, अगर हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो वन विल बी माय लाइन एंड वन विल बाय रिटर्न पाथ, तो मेरे लॉसेस दोनों के बीच में कंसीडर, देयरफॉर दिस इज 2I²R. तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन से मुझे आर का वैल्यू तो मिल जाएगा. ठीक है, नाउ आर का वैल्यू मिल गया तो वी हैव स्टडीड बाय आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो एल बाय ए. क्रॉस सेक्शन मुझे दिया गया है. आई हैव बीन गिवन माय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. आई नीड टू फाइंड आउट माय लेंथ. मुझे सबसे पहले यहाँ पे देखना था कि भाई मेरा लेंथ क्या है. आई ओनली इक्वेशन में वही, क्वेश्चन में वही मांगा है हमारे पास. तो आर का वैल्यू भी मुझे मिल गया. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया गया है 1.725 समथिंग. एल का वैल्यू चाहिए मुझे. ए का वैल्यू दिया गया है 0.775. ठीक है, तो कैन यू पीपल कैलकुलेट? हो सकता है कैलकुलेशन इसी चीज में. L इज इक्वल्स टू आर ए बाय रो. बस इसी चीज में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, चीजें व्हाट यू नीड टू फोकस मेनली ओवर योर इज कि भाई मेरा पावर फैक्टर का वैल्यू क्या दिया गया है. इज माय पावर फैक्टर लैगिंग, लीडिंग, ये मुझे चेक करना है. ठीक है, सो इज दिस ओके? we'll go to a next numerical. Okay, next numerical is what? Estimate the distance over which the load of 15,000 kilowatt at power factor 0.8 lagging can be delivered by a three-phase transmission line having conductor each of resistance 1 ohms per kilometer. The receiving end voltage is 132 and the transmission line losses is 5%. चलो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे? कौन सा सिस्टम दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इक्वेशन आई एम रीडिंग माय क्वेश्चन, इट इज अ थ्री फेज सिस्टम. थ्री फेज सिस्टम की बात आती है तो P इज इक्वल्स टू √3 VI इनटू cos phi. एम आई करेक्ट? cos phi का वैल्यू कुछ दिया है 0.8 लैगिंग. ओके,
आपके पास आई वी का वैल्यू दिया गया है, हाँ भाई मेरा रिसीविंग एंड वोल्टेज भी कुछ दिया गया है, तो 132. कैन आई फाइंड आउट माई आई इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई √3 v into cos phi. Is it correct? Is it correct? Okay. ठीक है. So one thing another, the loss in the transmission is to be 5%. तो 5% किसका 5%? Whatever power that is being delivered उसी का हम 5% लेंगे. तो line losses हमें अगर calculate करें तो 5% of whatever power that is being delivered. तो 5% 0.05 into 15,000. तो ये है मेरा कुछ loss. Now you need to estimate the distance. I need to calculate my distance. So read the numerical again. Estimate the distance over which a load of 15,000 kilowatt at 0.8 power can be delivered by a three-phase transmission line having conductor of each 1 ohm resistance per kilometer. Each conductor का resistance है 1 ohm. ठीक है. So let's get started. कि भाई लाइन लॉसेस मुझे है पता 3 स्क्वायर आई स्क्वायर, यहाँ पे मेरे 3 लाइन है तो उस हिसाब से 3 फेज सिस्टम है, 3 आई स्क्वायर इंटू आर. आई एम गेटिंग माई आर. नाउ यहाँ पे कुछ दिया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन हैविंग कंडक्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर पर 1 ओम्स पर किलोमीटर. तो ये मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर पर किलोमीटर इज 1 ओम. तो मेरा लेंथ ऑफ लाइन क्या होगा, दिस इज सिंपली माई लेंथ. इसी को मैं लेंथ में पर किलोमीटर का रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो उस हिसाब से लेंथ ऑफ लाइन इज 37.18 किलोमीटर. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. ठीक है. just read the numerical and your answer is over here only. ठीक है, इसी चीज में आपको आपका आंसर मिल जाएगा. रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर पर किलोमीटर इज 1 ओम. per kilometer is 1 ohm. Therefore, the length of the line is 37.18 kilometers. ठीक है. I hope this particular system is clear. What I'll suggest you is कि just go through VK method.